ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस संडे का न्यूज़पेपर। और आज के न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आ रही है वो हमारे पास देखिए माइग्रेशन से आ रही है। हाकी पिकी। हाकी पिकी एक तरह की ट्राइब है और जिसका मेन काम था बेसिकली चिड़िया पकड़ना। अब उसकी वजह से वो क्या है, अफ्रीका गए थे। और क्योंकि ये कम्युनिटी देश में अपने इंडिया में मार्जिनलाइज्ड है, इसके पास ज़्यादा अधिकार नहीं थे, ज़्यादा सही नहीं था, तो ये कर्नाटका की बर्ड कैचर ट्राइब जो है, इसको अफ्रीका में हर्बर हीलर्स की तरह देखा जाता था। और इसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली अफ्रीका मूव करती है। बट इनके सामने एक छोटा सा चैलेंज यही है कि अभी फ़िलहाल जो कंडीशन चल रही है अफ्रीका में, है ना, सूडान में जो कंडीशन चल रही है, उसके चलते इनकी फैमिली को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाकी पिकी जो बर्ड कैचर्स हैं वो सिविल वॉर में फंसे हुए हैं। और ये कॉन्टेम्प्रेरी टेल है माइग्रेशन, डेवलपमेंट और ह्यूमन डिज़ायर टू थ्राइव। अब क्रॉस कंट्री माइग्रेशंस से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ट्राइब कैपिटल सिटी खार्तूम और दारफुर रीजन ऑफ द वेस्ट सूडान, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट सूडान में है, राइट। इनके जो टोटल मेंबर्स हैं अराउंड 300 हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। 250 खार्तून में है, 33 दारफुर में है, जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। तो सूडान के सिविल वॉर पे आप अपनी नज़र रखिए और सूडान के आसपास के सभी जोग्राफी को ध्यान से पढ़िए। लाइकलीहुड कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार आ जाए, राइट। Akipiki of India are the latest group to arrive in Al Fashir, a region that has witnessed an influx of people because of Darfur crisis. It's a nomadic tribe. They do not have any easy access to education and vocational training. इसकी वजह से उनकी जो भी उनकी पुराना नेटिव विजडम है चिड़िया पकड़ने का, उससे वो लिविंग अप नहीं करते थे। हर्बल मेडिसिन बनाते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जंगलों से चीज़ें इकट्ठा कर करके। इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से इनको साउथ अफ्रीका में जगह मिलती है, क्योंकि अफ्रीका में खुद इंडिजिनस मेडिसिन और हर्बल हीलर्स जो हैं उनको आसानी से एक्सेप्टेंस मिल जाता है। तो हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आएगा कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज है इंडिया की, ऑफ इंडिया, राइट, इसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाए जा सकते हैं। तो अगर सूडान के साथ इंडिया को लिंकेज ढूंढना है, सूडान के साथ, तो देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया की वजह से काफ़ी इंडियन फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। वहीं दूसरी न्यूज़ हम देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के वायलेशन के चलते सीबीआई ने एक ऋत्विक दत्ता नाम के व्यक्ति को बुक किया है, इसके मतलब एफआईआर की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस रजिस्टर किया। ये ऋत्विक दत्ता लॉयर हैं और लाइफ नाम का इंस्टीट्यूट यानी एनजीओ चलाते हैं, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। और इन्होंने एफसीआरए में वायलेशन किया। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, व्हाट इज एफसीआरए? सिंपली दो चीजें समझिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एफसीआरए, right? You have to understand two simple things with respect to FCRA. See, it's about donations coming from foreign entities. Donations coming from foreign entities, right? That they regulate donations from foreign entities. This is what we have discussed, right? FCRA में सबसे important चीज ये है, foreign entities से two simple things, that money, whatever investment in dollar is coming from foreign entities. And the second thing that you need to remember, people, is that Ministry of Home Affairs is the leading ministry which decides, or you can say stops, the um, donations, you can say. यू कैन ऑल्सो से दैट ये एनजीओज को बैन लगा सकती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज यू सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एग्जीक्यूटिव पुलिस है। एग्जीक्यूटिव पुलिस किसने बना रखी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पस क्या था? टू फाइट ऑफ करप्शन, राइट, टू फाइट ऑफ करप्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहीं पे भी चाहती है तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के ऊपर न्यूज आया, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। अब इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम जाएं, इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, you will find one thing, that main allegation is that he has received 41 lakh rupees as foreign contribution, or this particular money came from foreign parties, and after that he has created Life NGO in 2013-14। उसके बाद इनको अर्थ जस्टिस यूएसए से नाम की संस्था से 22 करोड़ रुपए आए, और 22 करोड़ रुपए को प्रोफेशनल रिसीट की तरह दिखाया गया, पर्पस नहीं दिखाया गया। मिनिस्ट्री का यह कहना है कि अर्थ जस्टिस नाम की जो संस्था है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड लीगल प्रोफेशनल्स को पैसे देती है सो दैट दे कैन क्रिएट केसेस अगेंस्ट कोल प्रोजेक्ट्स। लाइफ और अर्थ जस्टिस दोनों कोल प्रोजेक्ट्स के रुकावटों में के लिए काम कर रहे हैं, राइट। और इंडिया के जो एग्जिस्टिंग कोल प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग इन सभी संस्थाओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि ये लीगल केस स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के साइड से देखें तो दिस डिसीजन इज वैलिड, सही है। कोल प्रोजेक्ट्स को इजी हो जब करा दोगे तो गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके का प्रेशर भी नहीं रहेगा कि वो अपने क्लाइमेट चेंज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी से देख सके, राइट। तो ये एक अच्छा प्रेशर क्रिएट करते हैं, दैट्स करेक्ट। सो लॉन्ग सो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आई बिलीव दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट देयर इज अ कैच। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक एनजीओ इतना ज्यादा रुपए भारत में भेज रहा है इंडिया के कोल प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करने के लिए। तो दो ऑप्शन हो सकता है कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व्ड है, लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट दैट अमेरिकन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड, तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपके कोल प्रोजेक्ट्स को आपके ही कोर्ट्स में रुकवा के ऑल्टरनेटिव एनर्जी बेचने की कोशिश या प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपके कोल प्रोजेक्ट्स को रुकवा के आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को कर्टेल करके वो कोशिश कर सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट रेट स्लो हो जाए। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस नहीं हैं, ये दोनों स्पेकुलेशंस हैं। ऐसा हो सकता है। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है उसके बारे में हमें अभी नहीं जानने की जरूरत है। इसके अलावा बाकी न्यूज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है। ईद का सेलिब्रेशन हमारे द हिंदू में ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे बहुत खुशी से भारत देश में ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जामा मस्जिद की ये तस्वीर है, और रमज़ान के महीने का एंड हुआ है अब, और ईद उल फितर नाम का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको सभी लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन में सभी मशगूल हैं, सभी शामिल हैं। सभी को ईद मुबारक। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे जब भी आप बोलो ना, जैसे मेरे जो भी कलीग्स हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको कहा ईद मुबारक, तो उन्होंने कहा खैर मुबारक। तो ईद मुबारक का जवाब खैर मुबारक से दिया जाता है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है सेम टू यू। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता चली कि ईद मुबारक का जवाब होता है खैर मुबारक। चलिए, आप सभी को ईद मुबारक। आगे बढ़ते हैं। इन सभी खबरों को, ये जो लोकल न्यूज़ है अभी हम उनको नहीं डील करेंगे, बिकॉज देखिए सारी की सारी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सब पॉलिटिकल दिखाई देंगी। जैसे बीजेपी में नॉट डिक्लेयर लिंगायत फॉर सीएम पोस्ट। मैं आपको पिछले सेशंस में भी बता चुका हूँ कि लिंगायत एक कम्युनिटी है केरला में, सॉरी कर्नाटका में, जो कि माइनॉरिटी है, और कांग्रेस उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस कास्ट डिवाइड को। तो लिंगायत्स ऑफ कर्नाटका में मुख्य कोई बदलाव नहीं करेंगे। Rahul to unend Basava Jayanti in Karnataka. Now, Congress
लिंगायत आउटरीच को सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी ने डिसाइड किया है कि वो बसावत जयंती सेलिब्रेशंस में ज़रूर हिस्सा लेंगे। अब व्हाट इज़ दिस बसावत जयंती? यू ऑल कैन स्टडी अबाउट दिस बसावत जयंती। इसकी मेमोरी में बनाई जाती है, राइट? कल्चर एंड ट्रेडिशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर इफ यू मूव अहेड, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ एंड एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट वी आर सीइंग हियर। साइंस एंड टेक से ये न्यूज़ आ रहा है, प्रीलिम्स में बहुत ज़रूरी, कि इसरो ने PSLV C55 को 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स के साथ फाइनली लॉन्च कर दिया है। आपको पता है टेलियोस 2 है और ल्यूमलाइट 4 है, राइट? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए PSLV C55 पे। और ये जो मिशन है ये NSIL का है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज बेसिकली अ कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो, जो दूसरी कंट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट करके सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। जहां तक टेलियोस 2 की बात है, तो ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार लेके जा रहा है। और ल्यूमलाइट 4 जो है ये छोटी सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट, 16 किलोग्राम की सैटेलाइट है। PSLV का ये 57th फ्लाइट है, 16वां मिशन है PSLV CA का, राइट? और अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि PSLV ने एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया, पोएम। और पोएम जो है वो इस वाली लॉन्च से जुड़ा हुआ था, बिकॉज PSLV का जो चौथा स्टेज होता है उसको वो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म बना के क्या करने वाले हैं? एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। कुल मिला के 7 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको पूरा टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 के बारे में डिटेल में बताया है दोस्तों, ठीक है? तो VDS कम्युनिकेशन पेलोड क्या होता है, और स्टार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ का है, किस तरीके से इसको बनाया गया, उतनी डिटेल में हमें अभी फ़िलहाल तो जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसरो से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई है हमारे पास, जो कि हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिमिस्टिक स्पेस पॉलिसी लेज आउट प्लान्स टू प्राइवेटाइज सेक्टर। स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के पीछे गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेस पॉलिसी को अभी हाल फिलहाल में अपडेट किया है। उसकी स्पेस पॉलिसी के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेस सेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा। इंडिया की स्पेस पॉलिसी में 4 बेसिक बातें की गई हैं, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, राइट? और इसरो को अनबर्डन करने की प्लानिंग है। स्पेस कैपेबिलिटीज़ को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कॉमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस प्रमोट करना पड़ेगा, स्पेस को टेक्नोलॉजी ड्राइवर की तरह यूज़ करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी परस्यू करना पड़ेगा। इस तरह का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि स्पेस एप्लीकेशंस सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल हों। इसीलिए इन स्पेस नाम का एक बॉडी, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन and authorization center. What is this? This is a single window clearance and authorization agency for space launches, establishing launch pads, buying and selling satellites and disseminating high resolution data among other things. यानी कि किसी भी तरीके का प्राइवेट अगर लॉन्च है तो उसको ऑथराइज करेगा, उन सभी को क्लियरेंस देगा इन स्पेस। ये एक तरह का रेगुलेटरी बॉडी है। ये स्पेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को डेवलप करेगा, स्पेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी प्रमोट की जा सकती हैं वो बताएगा, और साइंटिस्ट और एकेडमिया के साथ स्पेस इकोसिस्टम और इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस को प्रमोट करेगा। यानी कि इसरो का काम सिर्फ आउटर स्पेस पे रिसर्च करना रह जाएगा और सैटेलाइट और ये सब चीज़ें इन स्पेस करेगा। तो लोकल डेवलपमेंट्स अर्थ के अराउंड स्पेस में और आउटर स्पेस दोनों के रोल को डिस्टिंग्विश किया गया। यानी इसरो का रोल ज़्यादा बड़ा है और इन स्पेस छोटी मोटी चीज़ें जो कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अर्थ में रहने के लिए ज़रूरी हैं वो की जाएंगी। आर वी क्लियर विद दिस? इन स्पेस के जो चीफ हैं वो है पवन गोयनका। इन स्पेस के जो चीफ हैं वो पवन गोयनका किया गया है। और इंडिया का स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, एप्लीकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब हो जाएगी। इसके साथ साथ इन स्पेस जो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ के साथ भी शेयर करेगा, जिसमें प्राइवेट कंपनीज इंक्लूड होती हैं और गवर्नमेंट कंपनीज भी। इसरो जो है वो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग प्रेजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम्स को हटके
मैच्योर सिस्टम्स बनाएगा जो कि कम कम इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक तीसरी एंटिटी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी बनाई गई है, जिसने जिसका काम है कॉमर्शियल स्पेस लॉन्चेस करना। ये इसरो का इसरो का एंट्रिक्स को रिप्लेस करेगा, राइट? And the replacement for ISRO's beleaguered Antrix will be responsible for commercializing space technologies and platforms created through public expenditure, as well as manufacture, lease, or procure space components, technologies, platforms, and other assets from private or public sector. Finally, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो सभी पॉलिसी गाइडलाइंस देगा नोडल डिपार्टमेंट को फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एरिया ऑफ ग्लोबल स्पेस. While private sector participation has been highlighted as one of the main draws of the new policy, they will be limited to Indian companies, and the question of whether foreign direct investment via automatic route will be permitted in space is yet unresolved. यानी बाहरी कंपनीज को हम ऑटोमेटिक रूट में होता है जहाँ पे परमिशन नहीं चाहिए रहती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहरी कंपनीज हमारे यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करेंगी, डेवलप करेंगी डायरेक्टली, इसके ऊपर अभी कोई भी चीज़ नहीं डिसाइड हुई है. लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि सबको रोल अपना अपना दे दिया गया है ना. और अरूप दास गुप्ता की माने, जो इसरो के साथ पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने जो क्लैरिटी दी है ये सब कुछ नहीं होगी, इट्स नॉट एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी रोल इसमें इंपॉर्टेंट होता है. एक अच्छी चीज इन्होंने ये कही है कि जो एक टर्म आता है हमारे सामने, दैट इज ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस, जीएसडी. ये ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस क्या होता है, इसको भी जरा समझ लीजिए. जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, अगर इफ दिस इज अर्थ एंड देयर इज अ सैटेलाइट, इफ दिस इज अर्थ एंड इफ लेट्स से देयर इज अ सैटेलाइट जो कि इसको क्या कर रही है, अर्थ को घूम रही है चारों तरफ, और इसने मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया की एक फोटोग्राफ खींची. अब जब इस फोटोग्राफ को आप देखते हैं तो आप इसमें क्या करते हैं, जूम इन, राइट? जब इस फोटोग्राफ को आप जूम इन करेंगे तो जूम इन में आप पाएंगे कि एक डॉट से लेके दूसरे डॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि सैटेलाइट की फोटोग्राफ में एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, आपको पता है इमेजेस को पिक्सल्स में देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स जो है वो 5 मीटर तक का अलाउड है. गूगल जो है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी देता है, और इंडिया में 30 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के लिए इन स्पेस का परमिशन चाहिए रहेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है. यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का कैप्चर और इसकी प्रोसेसिंग, ये सब स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होगा, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होगा बाय स्पेस. ये आपको ध्यान रखना है न्यू स्पेस पॉलिसी में. और इसी डिस्टेंस को, जो 2 पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको ही यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे नाम इसको दिया गया है ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस. जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा था 2 पिक्सल्स के बीच का, इसी का नाम है GSD, दैट इज what is ground sample distance recently seen in news? It is associated with accuracy or high resolution images taken by satellite.
तो हमें हमेशा जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ना रहता है तो अब स्पेस पॉलिसी थोड़ी याद करनी है अपने को। स्पेस पॉलिसी करके याद करके क्या करेंगे? लेकिन जब स्पेस पॉलिसी में बात करें, तो स्पेस पॉलिसी में भाई देखिए इसरो का क्या रोल है, इन स्पेस का क्या रोल है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या रोल है। इसके साथ-साथ आप रीसेंट लॉन्चेस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो रीसेंट लॉन्चेस में अभी जैसे पोयम जो है, पोयम 2.0 और दूसरा सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च की। साथ ही में आप वन वेब के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जिसकी 72 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की। इसके साथ ही साथ आप इंडिया के फ्यूचर प्लान्स पे, जैसे शुक्रयान हो गया, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, जैसे गगनयान हो गया और जैसे आदित्य L1 हो गया, जो कि सन से रिलेटेड है। इन सभी के बारे में भी आप स्टडी अपनी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छा होगा कि आप इस चीज़ को एक्टिवली क्या करें, परस्यू करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की जो मुलाकात है वो और होने वाली है, अभी होने वाली है। नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं और जुलाई में फ्रांस जाने वाले हैं और ये लोग अपने आपस में बात करेंगे कि कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। इमानुएल मैक्रोन चाइना होके आए हैं, उन्होंने जो चाइना का सपोर्ट है वो मांगा है कि रशिया को समझाइए और यूक्रेन में चीज़ें करिए। अब फ्रांस और अमेरिका में जो कंपैरिजन होता है वो उनके जेट फाइटर्स को लेके होता है। एसॉल्ट का राफेल हमने फ्रांस से लिया है और आपने सुना होगा F-18 बड़े फेमस जेट्स हैं अमेरिका के, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। तो F-18 जो है वो बोइंग का है और राफेल जो है वो डसॉल्ट एविएशन का है। साथ ही साथ फ्रांस के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। सिविल न्यूक्लिएशन एनर्जी कोऑपरेशन में 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जैतापुरा प्रोजेक्ट के, जहाँ पे फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल हमको देगा, लेकिन काफ़ी महंगा दे रहा है। तो ये सब चीज़ों के चलते हम बात करने वाले हैं फ्रांस के साथ। और फ्रांस आप देखेंगे नाटो का एक ऐसा सदस्य है जिसने अपना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स एशियन कंट्रीज़ के साथ बरकरार रखा है। आज यूरोपियन यूनियन जहाँ पे रशिया और चाइना के प्रेशर को चलते एशिया को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है या एशियन जायंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, फ्रांस एक्टिव एंगेजमेंट में इन्वॉल्व है। तो हमारे लिए फ्रांस एक तरीके से मीडिएटर, नेगोशिएटर या एक तरीके से एंट्री मैकेनिज़्म है, अगर हम यूरोपियन पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहें। ये पूंछ में जो टेरर ब्लास्ट हुआ अ, उसमें काफ़ी सारे अब इवेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का माने तो उन्होंने कॉन्वॉय के मूवमेंट को उस रास्ते पे कैंसिल कर दिया था और अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि पहले जो फायरिंग हुई गाड़ी में उसके बाद आईईडी का जो ब्लास्ट हुआ, तो हमारे आर्मी के जवानों के जो वेपन्स थे उसका क्या हुआ। इसका मतलब कुछ अभी इशू है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देयर इज सम ग्रे एरिया जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अभी जारी है। इन सभी वीर जवानों को शत शत नमन। बेमौत मारे गए, मतलब आवर सोल्जर्स डू नॉट डिजर्व टू डाई लाइक दिस। आई मीन इसका जवाब देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। लेकिन हाँ, राजौरी और पूंछ इलाके जो हैं वो हमेशा से ही आतंकवादी संगठनों के द्वारा रहते हैं, बिकॉज जो अटैक हुआ वो एलओसी से 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हुआ। तो काउंटर टेरर पेट्रोलिंग में इन्वॉल्व था ये अकेला शिप, पर ये सॉरी अकेला शिप कह रहे हैं, अकेला ट्रक, और ये ट्रक अकेले ट्रैवल कर रहा था। ये सबसे चौंकाने वाली बात है, 5 सिपाहियों के साथ पूरा ट्रक अकेले ट्रैवल कर रहा है। तमिलनाडु फैक्ट्रीज एक्ट, ये आपके जो लेबर कोड्स हैं, जो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स बनाए हैं, उन लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय है, क्योंकि लेबर कोड्स जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। किसमें आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। जहाँ पे आप सुनते हो ना कि मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, ये सारी चीज़ें लेबर कोड्स में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? लेबर कोड्स में। तो लेबर मैनेजमेंट या लेबर पॉलिसी
यूनियन और स्टेट दोनों कर सकते हैं। तो यूनियन ने तो अपने 4 लेबर कोड्स बना ही दिए हैं। यूनियन लेबर ने अपने 4 कोड्स तो बना ही दिए हैं, पार्लियामेंट ने भी सहमति दे दी है। लेकिन उसको लागू करने के लिए क्या ज़रूरी है? अभी राज्यों की सहमति ज़रूरी है। तो स्टेट्स को दिया गया कि भाई देखो अपने-अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स करो। तो जो तमिलनाडु की असेंबली ने फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में अमेंडमेंट्स किए, वर्क आवर की फ्लेक्सिबिलिटी दी है, राइट? लेकिन कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स पर ज़बरदस्ती एम्प्लॉइज़ का वर्क आवर बढ़ा देंगे। जो वर्क कैपेसिटी है उसको क्या है कि 48 घंटे इन अ वीक काम होना चाहिए, राइट? और जो खुद से चाहें वही अपने घंटे को बढ़वा सकते हैं। लेकिन इस तरह के अमेंडमेंट्स में तमिलनाडु ने कुछ नहीं कहा। कर्नाटका ने कहा है कि वॉलंटरी एक्सटेंशन ऑफ लॉन्गर आवर्स होगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ 8 घंटे काम करना तो मैं 6 दिन काम करूँगा और मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए कि मुझे 8 घंटे से ज़्यादा काम करना है कि नहीं। कंपनी मुझे कह दे कि नहीं तुम्हारी रिक्वायरमेंट सिर्फ़ 4 दिन की है तो हम तुम्हें 12 घंटे काम कराएँगे। ये एम्प्लॉयी पे होना चाहिए, एम्प्लॉयर पे नहीं। इसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पे नारकोटिक्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपी और कैनबिस कल्टीवेशन जो इल्लीगल तरीके से हो रहा है, उस पे ड्राइव चलाई है। ये ड्राइव अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इंडिया को ड्रग फ्री करना है 2047 तक। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि नारकोटिक्स और बैंड सब्सटेंस की रिकवरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उस पर रिपोर्ट बनाएंगे। 89,000 फुटबॉल फील्ड्स हिसाब से 3 सालों में इतना पॉपी कल्टीवेशन, अफीम और गांजे की खेती को ख़त्म किया गया। एनसीबी ने, नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2,412 लोगों को अरेस्ट किया है पिछले 3 सालों में। मिनिस्ट्री ने क्या कहा? लिबरल एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेड इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 का इंटरप्रिटेशन कर रही है, जिसमें कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, विच इंक्लूड्स अ प्रोविजन टू डिटेन एन इंडिविजुअल फॉर अप टू 2 years विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन, राइट? इस एक्ट को पहले यूज ही नहीं कर रहे थे लोग, और इसमें अभी इस तरह के प्रोविजंस जो हैं वो डाल दिए गए हैं। 500 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। अब इसमें आपको देखना है कि डार्क नेट का जो रोल है और क्रिप्टो करेंसी का जो रोल है वो बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल ड्रग्स प्रमोट करने के लिए पिछले 3 सालों में देखा गया और 59 केसेस के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी से पैसा आ रहा है। यानी इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन एजेंसीज भी इन्वॉल्व्ड हैं, और इन्हीं सब के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, और इनकी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स कराई गई थी 19 अप्रैल में। मिस्टर शाह ने प्रॉपर्टी सीज करने के लिए और अक्यूज्ड के डेटरेंस को जो कॉज करना है तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए। 17 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी हैं। 6.7 लाख किलोग्राम से ज़्यादा ड्रग्स सरकार बर्न कर चुकी है, राइट? नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल की बात करें तो वो बताता है आपको सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ ड्रग्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तक की इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है। उसी तरीके से एक पोर्टल है निदान, याद रखेंगे करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटाबेस है निदान, वो फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, कोर्ट ऑर्डर्स और इंफॉर्मेशन रखता है सभी सस्पेक्ट्स की, सभी कॉन्विक्ट्स की एनडीपीएस एक्ट के अंदर। ऑफिशियल्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है कि वो कोर्ट जजमेंट्स को स्टडी करें जिनकी वजह से अक्यूज छूटे गए, और कोशिश करें ये समझने की कि किस तरीके से अरेस्ट बढ़ाई जा सकती है, तभी एक डर का माहौल क्रिएट होगा। बाकी सारी चीज़ें ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, रीड कर सकते हैं आप। ये कल्चर से रिलेटेड है, इसको रीड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपके हेल्थ क्राइसिस के बारे में बता रहा है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया की नेवी ने बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल्स का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, राइट?
BMD missiles are those missiles which are able to counter ballistic missiles. अगर आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसको हवा में ही फोड़ सकते हैं BMD इंटरसेप्टर्स, राइट। इंडिया का जो क्लाइंबर है अनुराग मालू, वो गायब हो गया था और उसको रेस्क्यूअर ने माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में फाइनली ढूंढ लिया। मिस्टर मालू 34 साल के हैं, किशनगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। मंडे को 6000 मीटर की हाइट से नीचे गिर गए थे, वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पीक से। इंडियन क्लाइंबर की फिर टीम ऑफ रेस्क्यूअर्स गई और कैंप 3 और कैंप 2 के बीच में इनको ढूंढा गया। और 7 समिट ट्रैक्स ये ऑर्गेनाइजर थे इस एक्सपेडिशन के। तो ये भी एक छोटी सी न्यूज़ आई है, इंस्टाग्राम में काफ़ी ट्रेंडिंग थी। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि ये तामलुक पोर्ट के ऊपर ओवर द रूपनारायण नदी के ऊपर है, बॉयंट हिस्ट्री अफ्लोट ओवर नेग्लेक्टेड बोट इन बंगाल। and this is basically also about the culture and the local lifestyle of the people. तो you can read this but इतना important नहीं है। यहाँ पे अपने को कुछ भी important नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे सूडान की फाइटिंग के ऊपर रिलेटेड न्यूज़ है, पर आप इसको लाइटली पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट का यूएस में अबॉर्शन बैन जो है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। म्यांमार में इलेक्शन कमिश्नर को ही मार दिया गया। और लूला जो है, लूला डा सिल्वा, ही इज़ द ब्राज़ील प्रेसिडेंट, ये पोर्टुगल विजिट किए हैं और उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करके बातचीत करने की है बात। फिलीपींस ने ताइवान रेजेस कंसर्न्स ओवर ताइवान ड्यूरिंग चाइनीज ऑफिशियल्स विजिट। फिलीपीन के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग को कहा है कि आप ताइवान और फिलीपींस के आसपास में जो वाटर्स हैं उसमें टेंशन क्रिएट मत करिए। चाइना कहता है कि ताइवान हमारी है और उस आइलैंड को अपने कंट्रोल में लेके ही आ जाएगा एक दिन। चाइना ने कहा कि फिलीपींस और हम लोग क्लोज नेबर्स एट सी हैं, हमारे बीच में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो फिलीपींस ने कहा कि इस तरीके के क्लेम्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉमन सेंस के अगेंस्ट होते हैं और प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जो हैं वो टेंशन्स ख़त्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ओवर ताइवान स्ट्रेट। तो आपको हर तरीके का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दिखाई देगा यहाँ पे। साइंस एंड टेक के कॉर्नर से आज के पेपर में साइंस एंड टेक के साइड से हमारे पास जो न्यूज़ आई है वहाँ पे आपको आइस मेल्टिंग जो पोलर में हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पोलर मेल्टिंग आर्टिक की ज़्यादा है, मेल्टिंग जो है आर्टिक सर्कल की ज़्यादा है अंटार्कटिक सर्कल से। ये बहुत छोटी सी आपको न्यूज़ लगती होगी, बहुत छोटा सा फैक्ट लगता होगा, पर अगर कभी भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग आर्टिक की हो रही है और ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ग्रीनलैंड की आइस शीट। और इसी पूरे न्यूज़ में कहा गया है कि 2019 में सबसे ज़्यादा गर्म समय था जिस समय आइस काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हुई। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की 1992 से लेकर 2020 तक जो भी फोटोग्राफ्स ली गई हैं उसमें कहा गया है कि जो भी सी लेवल राइज हुआ है अभी तक उसमें 1/4 ग्रीनलैंड की मेल्टिंग की वजह से हुआ है। ओवरऑल 7560 बिलियन टन्स ऑफ आइस मेल्ट हुई है। अगर ये इतनी आइस एक साथ रखा जाए तो 20 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलर आइस शीट जो है वो हर साल डिक्लाइन ही हुई हैं, मतलब मेल्टिंग हो ही रही है और पिछले 7 सालों में हाईएस्ट मेल्टिंग रेट देखा गया है। ये काफ़ी चौंकाने वाला फैक्ट है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि फिलहाल सैटेलाइट्स होने की वजह से हम सी लेवल राइज को और मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस को ज़्यादा अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये एनिमल रिलेटेड न्यूज़, स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल को बैड साइंस कह रहे हैं यहाँ पे, और न्यूज़ में है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर जो मेन बात की जा रही है वो 4 प्रॉन्स स्ट्रैटेजी की जा रही है। कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। यानी कुत्तों को पकड़िए, उनको न्यूट्रलाइज करिए, स्टेरिलाइज करिए, नसबंदी कराइए उनको वैक्सीनेशन लगाइए ताकि वो रेबीज के से बचे रहें और उनको वापस से उनकी जगह पे छोड़ दीजिए।
इसमें क्या साइंटिफिक तरीके से जो बातें कही जा रही हैं, वो कहा जा रहा है कि देखिए, देखते देखते कुत्तों की पॉपुलेशन आज 65 मिलियन हो गई है और वो पब्लिक न्यूइसेंस का कारण है। लोग कुत्तों को क्या करते हैं, रेकलेसली फीड कर रहे हैं। आत्मीयता के चलते, दया भावना के चलते आप जब कुत्तों को घर के बाहर खाना छोड़ देते हैं, तो उससे कुत्ते पैक्स बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं। और जब झुंड बना लेते हैं कुत्ते, तो वो टेरिटरी मार्क कर लेते हैं और टेरिटरी मार्क करने के बाद उनका जो व्यवहार रहता है, वो एग्रेसिव रहता है। वो एग्रेसिव रहता है और सबसे ज़्यादा चीज़ देखी गई है स्टेरिलाइज्ड डॉग्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका फिर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल नहीं पा रहा। इस बिहेवियर की वजह से रात में उनका हंटिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है, जिससे कि सीवियर इंजरी कॉज होती है, पर्टिकुलरली बुजुर्गों को और बच्चों को, राइट? मेन बात यह है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ना तो पैसे हैं, ना इतना दिमाग है, ना इतने काबिल लोग नगर निगम में काम करते हैं, जो कि इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करा सके। पॉपुलेशन रिडक्शन के कोई टारगेट्स नहीं लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। अब आपको अगर कोई भी चीज़ देखनी है, तो कुत्तों को आपको ये देखना रहेगा कि उनका फर्टिलाइजेशन रेट क्या है। कहते हैं ये फीकंड एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, आराम से बच्चे पैदा होते हैं इनके, और इसकी वजह से इनका जो बर्थ रेट है, वो ज़्यादा रहता है। 90% पॉपुलेशन को आपको शॉर्ट पीरियड में स्टरलाइज करना पड़ेगा और ये लगातार 10-15 साल तक करना पड़ेगा, तब जाके डॉग का पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो पाएगा। तो ये अपने को यहाँ पे एक न्यूज़ आ रहा था एनिमल बर्थ कंट्रोल से, वो देखेंगे। उसके बाद माइक्रोब्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड की बात करें अगर हम, तो माइक्रोब्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड में बोला जा रहा है कि आर्टिक, अंटार्कटिक और अल्पाइन रिसर्च के बाद पाया गया। जो इंडिया में साउथ कॉल रिज है, साउथ कॉल रिज की बात करें तो माउंट एवरेस्ट से ये अलग होती है। चौथी हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ पे है, लाहौसे के पास। उसमें 7,900 मीटर्स अबव सी लेवल पे इनहॉस्पिटेबल रीजन्स होते हैं। टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, यूवी रेडिएशन ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट? लेकिन वहाँ पे भी माइक्रोब्स को इकट्ठा किया जा रहा है, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। तो इतनी दूर माइक्रोब्स पहुँचते कैसे हैं? तो माइक्रोब्स चिड़िया के माध्यम से, हवा के माध्यम से या एनिमल्स के माध्यम से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इन सभी स्टडीज़ के ऊपर बात चल रही है, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे थी कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बुलाया जाता है? सागर माथा के नाम से बुलाया जाता है। बाबूराम आचार्य ने 1960 में नेपाल को सागर माथा का नाम दिया था। माउंट एवरेस्ट की खोज सबसे पहली बार किसने करी थी? तो माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो नाम है, ये ब्रिटिश व्यक्ति थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने इस जगह पे सबसे पहले हाई ऑल्टीट्यूड हिल्स को ढूंढना चालू किया था। 1847 में एंड्रयू वॉ नाम का ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था, जिसने ईस्टर्न एंड ऑफ हिमालयाज में कंचनजुंगा से भी ऊंचा पर्वत देखा और कहा कि हाईएस्ट पीक है, राइट? ये पूरा प्रोजेक्ट क्योंकि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने स्टार्ट किया था, इसीलिए उसका नाम एवरेस्ट कर दिया गया। लेकिन लेकिन 1852 के पहले भी एक भारत का व्यक्ति है जिसने इस चीज़ के बारे में ढूंढा था और बताया था, और उनका नाम है राधानाथ सिकदार। राधानाथ सिकदार ने इस पीक को, जिसको माउंट 25 बुलाया जाता था, ये कह दिया था कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये सर्वे, इंडिया के सर्वे में ये एक नॉमिनल कंप्यूटर पोस्ट पे थे और इनकी बात को नहीं कहा गया। तो 1852 में सिकदार ने एक स्पेशल डिवाइस बनाया जिसमें इसकी हाइट 8,839 मीटर्स इन्होंने कैलकुलेट करी। 8 मार्च 1856 में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। तो माउंट एवरेस्ट नाम तो है, पर इसका नाम माउंट सिकदार भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ढूंढा था, पहले भारतीय थे जिन्होंने इस चीज़ को ढूंढा था। उसके बाद जो फर्दर न्यूज़ हमारे लिए है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि सूडान के जो वॉरलॉर्ड हैं, सूडान में जो कंडीशन चल रही है, ओमार बशीर के गिरने के बाद वहाँ पे जो लोकल अभी व्यक्ति है, मोहम्मद हमदान डागोलो, जो कि सूडान रैपिड सपोर्ट फोर्स का मेंबर है, वो सिविल वॉर करा रहा है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट देन ये गुड टाइमली रीड होगा। So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's newspaper analysis. I hope you liked it. I'll see you guys in the next.